अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और उम्मीद रखती हूँ कि सब ने असाइनमेंट नंबर 1 के तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा और साथ साथ अपने लेसन को अच्छे तरीके से लर्न भी किया होगा। आज हम असाइनमेंट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 में हमारा चैप्टर है ज़राअत की अहमियत। ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी। ज़राअत का मतलब है खेती बाड़ी, काश्तकारी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं, पाकिस्तान की ज़्यादातर जो आबादी है वो गांव में रहती है और गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि काश्तकारी करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में ज़राअत की यानी कि खेती बाड़ी की बहुत ज़्यादा बड़ी अहमियत है। तो अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं वो साथ साथ राइट करेंगे और ज़राअत के मुतालिक मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। ज़राअत और इंसान का बहुत पुराना साथ है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा। बेजाना होगा का मायने है गलत ना होगा कि जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा ज़राअत का काम शुरू हो गया। जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी ज़राअत की अहमियत बाकी रहेगी। इसकी वजह यह है कि इंसान ज़िंदा रहने के लिए खाने पर मजबूर है। ये ज़राअत का शोबा का मायने है रोज़ी कमाने का ज़रिया ही तो है जो इंसानी खुराक पैदा करने में दिन रात लगा रहता है। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है, देहात गांव में रहती है। देहात में रहने वालों की अक्सरियत ज़्यादा तादाद ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं। उनकी शबाना रोज़ मेहनत, दिन रात की मेहनत की बदौलत ज़राई पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान के लिए ज़राअत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इससे मुल्क की माशियत, रोज़गार मजबूत होती है। यही वजह है कि ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होना तसव्वुर समझा जाता है या ख्याल किया जाता है। इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत से आप बखूबी आगाह वाकिफ़ हैं। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे रीढ़ की हड्डी में कोई नुक्स ख़राबी वाक़या हो जाए तो इंसानी जिस्म मफलूज होकर रह जाता है। मफलूज, मजूर या अपाहज। बिल्कुल इसी तरह हमारे मुल्क के लिए ज़राअत अहम है। अगर ये शोबा कमज़ोर पड़ जाए तो इससे मुल्क कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बरअक्स कमानी है उल्ट। अगर ज़राअत का शोबा तरक्की करे तो उससे मुल्क तरक्की करता है। ज़िंदगी के हर शोबे में साइंस का अमल दखल का मानी है हुकूमत, इख्तियार या कब्ज़ा देखा जा सकता है। ज़राअत के शोबे में भी साइंस ने इनकलाब बर्पा कर दिया, यानी कि तब्दीली पैदा कर दिया है। आज से 30 साल कबल पहले खेती बाड़ी के सारे काम इंसानी हाथों और ढोर डंगरों यानी कि मवेशियों की मदद से अंजाम पाते थे। खेत में हल चलाने, कुएं से पानी निकालने, गंदम की गहाई का मायने है ज़मीन में बीज डालना करने और गन्ने से रस निकालने के तमाम कामों के लिए ढोर डंगरों से काम लिया जाता था। अब साइंसदानों ने खेती बाड़ी के हर काम के लिए मशीनें ईजाद कर ली हैं, यानी कि पैदा कर ली हैं। ट्रैक्टर की मदद से हल चलाया जाता है। हार्वेस्टर जो है गंदम को काटने वाली जो एक मशीन है जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर की मदद से फसल की कटाई और गहाई का काम एक साथ अमल में आता है। ट्यूबवेल से खेत सिराब पानी से भरा हुआ किए जाते हैं। गरज किसान के काम में तेज़ी आ गई है। इससे काम पहले की निस्बत
تیز رفتاری سے ہوتا ہے، یعنی کہ جلدی ہو جاتا ہے۔ زرعی سائنسدان دن رات تجربات کرتے رہتے ہیں، وہ خوب سے خوب تر بہتر سے بہترین کی تلاش میں نئے نئے بیج نکالتے رہتے ہیں۔ یہ نئے بیج زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت مقابلہ کرنے کی قوت بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان بیجوں کی بدولت فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے سے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ پیداوار ہوگی تو ملک خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہوگا۔ خود کفیل اپنے وسائل پر گزارا کرنے والا، اسے خوراک کے معاملے میں دوسرے ملکوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر باہر سے خوراک درآمد کی جائے، درآمد کا معنی ہوتا ہے باہر کے ملکوں سے منگوانا، تو اس پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ زر مبادلہ کا معنی ہے قیمتی سرمایہ، مال یا دولت۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی ضروریات سے زائد اناج پیدا کریں تو ہم اسے دوسرے ملکوں کو برآمد کر سکتے ہیں، یعنی کہ دوسرے ملکوں کو بیچ سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں۔ اس طرح ہم قیمتی زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے، خاص طور پر پنجاب کی زمین اپنی زرخیزی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان کے نہری نظام کا شمار دنیا کے آبپاشی کے بہترین کھیتوں کو پانی دینا نظاموں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم گندم کی پیداوار میں خود کفالت کا درجہ حاصل کر چکے، یعنی کہ گندم جو ہے وہ گندم کی کافی پیداوار جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ ہم اسے برآمد کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی چاول کی دنیا میں بڑی مانگ ہے۔ نارووال، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں اگنے والے چاول اپنی خوشبو کے لحاظ سے بے مثال ہیں۔ پاکستان کی ایک اہم برآمدی فصل کپاس بھی ہے۔ اسے ہم بیرونی ملک یعنی کہ باہر کے ملکوں میں برآمد کر کے بہت سا زر مبادلہ کماتے ہیں، یعنی کہ باہر کے دوسرے ملکوں کو ہم کپاس جو ہے فراہم کر کے ان کو کپاس بھیج کر ہم جو ہے پیسہ جو ہے کماتے ہیں، مال کماتے ہیں۔ زراعت کی میں یہ بھی ہے کہ بہت سی فیکٹریاں ایسی ہیں جن کا دار و مدار انحصار زراعت پر ہے۔ مثال کے طور پر آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل بنانے، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے سب زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ یوں زراعت کی ترقی کے ساتھ صنعتی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے۔ خوردنی تیل کھانا پکانے والا تیل نکالنے کے لیے روغنی اجناس کہتے ہیں جن سے تیل جن سے تیل نکلتا ہو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں سورج مکھی، کنولا وغیرہ سے خوردنی تیل نکالا جاتا ہے، یعنی کہ کھانے کا جو تیل ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں روغنی اجناس اس مقدار میں پیدا نہیں ہو رہی جتنی ان کی ضرورت ہے، اس لیے ہم بیرونی ممالک سے یعنی کہ باہر کے ممالک سے پام آئل کھانے کا تیل درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں چینی کی ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں۔ ملک میں پیدا ہونے والی چینی ہماری ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے، مجبوراً ہمیں چینی بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ ہمیں روغنی اجناس اور گنے کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی خوردنی تیل اور چینی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ گندم، چاول اور دالوں کے علاوہ سبزیاں اور پھل بھی انسانی خوراک کا حصہ ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر طرح کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب تو جدید طریقوں کی یعنی کہ نئے طریقوں کی مدد سے بے موسمی سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا آم دنیا میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں پیدا ہونے والے کینو کو بھی اس کی عمدہ یعنی کہ اعلیٰ کوالٹی کی بدولت باعث پسند کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان پھلوں کی برآمد سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں۔ زراعت سے وابستہ دیگر شعبوں میں پولٹری فارم ہوتا ہے جہاں پہ مرغیاں رکھی جاتی ہیں، ڈیری فارم جہاں پہ جانور رکھے جاتے ہیں، اور فش فارم جہاں پہ مچھلیاں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں بھی شامل ہیں۔ دیہات میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پالتو جانور پالا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں گائے یا بھینس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ
भेड़ बकरियां पालते हैं। डेयरी फार्म में आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं। इन जानवरों से दूध, मक्खन, घी के अलावा गोश्त भी हासिल होता है। इनकी खालों से चमड़े के कारखाने चलते हैं। इनका गोबर कुदरती खाद का काम देता है। कुदरती खाद यानी कि जो जानवरों का गोबर होता है, गांव के लोग जो हैं वो अपनी ज़मीन जहाँ पे कोई फसल वगैरह जो है जो काश्त करनी हो वहाँ पे गोबर डाल देते हैं, तो वो एक किस्म की कुदरती खाद बन जाती है। कई किसान पोल्ट्री फार्म का कारोबार भी करते हैं। पोल्ट्री फार्म से अंडों के अलावा गोश्त की ज़रूरियात पूरी होती हैं। हमारे कुछ किसान भाइयों ने मछली के फार्म भी बना रखे हैं। इनसे हमें मछली का गोश्त हासिल होता है। अगर मुल्क को खुशहाल करना है तो हमें किसान को खुशहाल करना होगा। अगर हम ज़राअत को तरक्की दें तो हम अपने पाँव पर खुद खड़े हो सकते हैं। हम गैर मुल्की अमदाद से बेनियाज हो सकते हैं। हम कीमती ज़र मुबादला बचा सकते हैं। मगर इसके अलावा एक ही नुस्खा है, और वो ये कि हम अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। हम उन्हें सस्ते और म्यारी बीज फ्राहम करें, दस्तयाब करें। हम खाद ज़राई अद्वियात और ज़राई मशीनरी को सस्ता कर दें, यानी कि जो किसान जो मशीनरी और जो अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करते हैं फसलों के लिए, हम उनको सस्ता कर दें। किसानों को ट्रैक्टर और ट्यूबवेल चलाने के लिए रायती नरखों कम कीमतों पर तेल फ्राहम करें। हमारा हमसाया मुल्क भारत अपने किसानों को मुफ्त बिजली फ्राहम कर रहा है। हमें भी चाहिए कि हम अपने किसानों की मुश्किलात को कम करें। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा मुल्क ज़राअत के मैदान में बहुत तरक्की करेगा। उम्मीद है कि सब बच्चों को ज़राअत की अहमियत की चैप्टर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आज की जो आपकी होम असाइनमेंट है, हमारा चैप्टर है ज़राअत की अहमियत। ज़राअत की अहमियत चैप्टर में हमने जितने भी मुश्किल अल्फाज जो अंडरलाइन किए और उनके मायने राइट किए, आपने अच्छी तरीके से लर्न करने हैं। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।